Good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we already started about the causes of the poverty and that is the reasons. And in this lecture, the questions remains that is the rise is a human capital investment. And please, friend, come on page number 59, the questions that is the measures to reduce poverty, यानी कि पॉवर्टी को अगर हमें रिड्यूस करनी है तो कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे उनकी बात कर रहे जहाँ पे फर्स्ट वन था दैट इज़ द to increase agricultural productivity. The second one that is the development of small scale industries, and the third one that is the development of unorganized sector, and the fourth one that is the use appropriate टैक्स पॉलिसी. तो जो यहाँ पे चार अलग अलग मेजर्स से वहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था. और इस लेक्चर में जो नेक्स्ट मेजरमेंट है दैट इज़ द राइज इन अ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. राइज इन अ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा ज़्यादा. डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, where large scale investment is made on education, skill development, have a very low level of unemployment. यानी कि जो डेवलप नेशन है वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है एंड स्किल डेवलपमेंट में हो रहा है. तो उससे क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा वो क्या होगा, वेरी लो. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे डिक्रीज होती होगी या तो बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यानी कि ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. एज अ रिजल्ट पोवर्टी इज अ लेस, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी लो लेवल देन वी कैन से द पोवर्टी इज ऑल्सो लेस एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि अगर समझो कि ज़्यादा एजुकेशन सेटिस्फेक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन है तो उनसे क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग जो भी फील्ड है या तो अलग अलग सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड चॉइसेस अमॉन्ग वर्कर्स. स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर. यानी कि अगर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उन प्रोडक्शन कैसा कर सकेगा ज़्यादा, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द हाई वेजेस. और उससे उनकी जो वेजेस या तो उनकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज. एंड फॉर दैट एट अ वर्क प्लेस कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च. तो हमें जो यहाँ पे अगर पॉवर्टी को हमें कम करना है, डिक्रीज करना है, तो हमें ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा. यानी कि जो भी पब्लिक है उनको ट्रेनिंग एंड साथ साथ रिसर्च के लिए भी हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. द नेक्स्ट मेजर दैट इज़ द गुड्स एंड सर्विस एट अ रिजनेबल रेट्स. तो हम जो भी गुड्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो रिजनेबल रेट से प्रोवाइड करेंगे टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड एंड फूड सिक्योरिटी टू पुअर पीपल. इट शुड बी मेड अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस विच ऑल्सो डायरेक्टली रिड्यूस पोवर्टी. यानी कि जो पुअर पीपल है उन लोगों को जो प्राइमरी नीड है लाइक फूड एंड फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उनको जो न्यूट्रिटिव फूड है वो हम रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे तो डायरेक्टली रिड्यूस पॉवर्टी, और उससे क्या होगा कि पॉवर्टी भी डिक्रीज हो सकती है. अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया. तो आपको शायद पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टोर, कि जो गवर्नमेंट के स्टोर है और वहाँ पे आपको आपको यानी कि जो लोग पुअर पीपल है उन लोगों को कम रेट से उन लोगों को फूड मिल रहा है, या तो वीट हो या तो राइस एंड शुगर, ये सब कम रेट में, लोअर रेट में मिल रहा है. We have a ration shops where rural and urban poor are given basic utility goods at a reasonable price. तो आपको पता ही होगा कि जो रेशन कार्ड लेकर हम उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टोर होता है वहाँ पे रेशन कार्ड लेकर जाते हैं, तो आप वहाँ से हमको जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है लाइक वीट हो, राइस हो या तो शुगर हो, ऑयल, वो सब वहाँ से प्रोवाइड करते हैं एट अ रीजनेबल प्राइजेस. एंड ड्यूरिंग ड्राफ्ट एंड स्केर्सिटी responsibility of a public distribution system is more to satisfy the basic need of poor.
यानी कि अगर समझो कि स्केर्सिटी है या तो ड्रॉप्ड है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है कि पुअर पीपल को, उन लोगों को बेसिक नेसेसिटी मिल सके, प्राइमरी नीड उनकी सेटिस्फाई हो सके। तो फ्रेंड यहाँ पे जो दो टॉपिक, दो पॉइंट, दैट इज द राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दैट गुड्स एंड सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस, हमने कंप्लीट कर दिया। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। यू कैन सी द पेज नंबर 60, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना। अगर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम मिल रहा है, तो उन लोगों को काम मिल रहा है तो उनकी इनकम भी होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इनकम इंक्रीज होने से पॉवर्टी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एरिडिक्शन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सम इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एरिडिक्शन आर एज अंडर, यानी कि पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रखे थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज द IRDP एंड या तो ऑब्लिक SGSY। IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड हमें याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं फुल फॉर्म। और लास्ट जो मार्च 2020 की बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आया था वन सेंटेंस में, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IRDP, दैट इज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड अगर समझो कि SGSY का पूछे फुल फॉर्म, तो याद रखना है आपको, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ड्यूरिंग अ 6 to 5 year plan, वेरियस एजेंसी स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर, यानी कि जो 6-5 year प्लान था, उस प्लानिंग के अंदर अलग अलग जो गवर्नमेंट की एजेंसी थी उन लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे फॉर रूरल पुअर। एंड ऑल दिस प्रोग्राम वेर मर्ज इन IRDP ऑन 2 October 1980, यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे उन सबको मर्ज करके किस में मर्ज कर दिए, IRDP। तो IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कौन सी डेट पे मर्ज हुई है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज द 2 October 1980। तो प्लीज मेक अंडरलाइन, ऑल दिस प्रोग्राम्स वेर मर्ज इन IRDP ऑन 2 October 1980। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP इज टू एनकरेज पुअर फैमिलीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि IRDP का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पुअर पीपल है, पुअर फैमिली है, उन लोगों को मोटिवेट करना फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दे कैन गेट अ मोर इनकम टू राइज अबव द पॉवर्टी लाइन। और उससे क्या होगा कि उन लोगों को अगर ज़्यादा इनकम मिल रही है तो पॉवर्टी लाइन से अबव वो लोग आ जाएंगे, यानी कि वो लोग पुअर रहेंगे नहीं। एंड दिस प्रोग्राम फोकस ऑन अ फ्यू स्पेशल ग्रुप्स which includes small and marginal farmers, agricultural labor and rural artisans, यानी कि जो IRDP का जो प्रोग्राम था वो फोकस कर रहा था फ्यू स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर, लाइक स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड आर्टिसंस। दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नॉन एज अ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो प्लीज मेक अंडरलाइन फ्रेंड, दिस वे IRDP प्रोग्राम इज नॉन एज अ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एंड फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर इंक्लूडेड इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोग्राम बनाए होते हैं उनके हम यहाँ पे नाम एक बार रीड में कर रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट वन IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ द एवरी प्रोग्राम्स। The second one that is the TRYSEM, TRYSEM, training of rural youth and for self-employment. The third one that is the DWCRA, that is the development of a woman and child in a rural area, यानी कि जो वुमन एंड जो चाइल्ड है रूरल एरिया में उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए DWCRA। द फोर्थ वन दैट इज द MWS, यानी कि मिलियन वेल स्कीम, जो एग्रीकल्चर के लिए थी। The next one that is the CITRA, SITRS, supplying improved toolkit to rural artisans, यानी कि जो रूरल आर्टिसंस है उन लोगों को किट प्रोवाइड करना टूल्स की। एंड द सिक्स वन दैट इज़ द गंगा वेलफेयर स्कीम। तो ये अलग अलग 6 प्रोग्राम है, आपको याद रखने पड़ेंगे, और जहाँ फुल फॉर्म्स की ज़रूरत है वहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एंड ऑन 1 April 1999, IRDP and other programs integrated with it merged and name as a सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जितने भी प्रोग्राम्स थे उन सब प्रोग्राम्स को हमने मर्ज करके IRDP बनाया, और IRDP जो बना था दैट इज 2 अक्टूबर 1980। एंड IRDP और बाकी के जो प्रोग्राम्स है वो सबको हमने मर्ज कर दिया, एंड नेम यहाँ पे आया सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दैट इज द SGSY। और आपको यहाँ पे तारीख भी याद रखने की पड़ेगी, दैट इज द 1 अप्रैल 1999। Under this scheme in rural areas, apart from development of a small trade, self-help group were also provide infrastructural facility, technology, loan facility and market for a final goods to rural poor। तो यहाँ पे जो SGSY सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की तहत अलग अलग फैसिलिटीज़ जो रूरल पुअर है उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे, कि उनके अंदर हम बात करें दैट इज़ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, लोन फैसिलिटी एंड मार्केट फॉर फाइनल गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सेल करने के लिए मार्केट भी प्रोवाइड करेंगे इन द SGSY योजना की तहत। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑन द सेम पेज, दैट इज द पेज नंबर 61, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो फ्रेंड यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम की अगर हम बात करें, these programs are a part of strategy of poverty eradiction and as a multiple objective, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है वो एक स्ट्रेटेजी है फॉर दी पॉवर्टी डिक्रीज, पॉवर्टी को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है, और साथ साथ उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। इन अ वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस was on those poor who do not have any other source of income than a physical labor, यानी कि जो लेबर वर्क करे है जो लोग, उनके पास और कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है, कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है फॉर दी इनकम, यानी कि उनके पास एक ही सोर्स है इनकम के लिए, दैट इज अ फिजिकल लेबर। एंड दिस स्कीम डू नॉट अप्लाई ओनली प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ स्लैक सीजन बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ फ्लड, ड्रॉप, स्केर्सिटी एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम की हम बात करें कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम अगर स्लैक सीजन में भी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्लड्स के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, एंड देन ड्रॉप टू स्केर्सिटी हो, या तो हम बोल सकते हैं कि अदर कैलामिटीज़ जो भी आएगी वहाँ पे जो स्कीम है दैट इज़ द वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। अंडर दिस स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस डेवलप इन रूरल एरिया, और जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तहत हम रूरल एरिया के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी डेवलप करेंगे। इट इज़ ट्राइड दैट लेबर शुड गेट एन प्रॉपर सैलरी, और उससे जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर सैलरीज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंक्लूडेड जवाहर रोजगार योजना दैट इज़ अ JRY एंड EAS दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम। तो फ्रेंड फिर से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर और दो स्कीम इंक्लूड हो रही है, दैट इज़ द जवाहर रोजगार योजना एंड सेकेंड वन दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना दैट इज़ द PMRY। इन दिस डिकेड्स ऑफ 90s एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज अ स्टैगनेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था, फिक्स एम्प्लॉयमेंट ही था, स्टैगनेंट ही था। एंड इन अ पब्लिक सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ वॉज नोटिस्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा था, नेगेटिव में था। ऑन अनदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज राइजिंग फास्ट, यानी कि इन द डिकेड्स ऑफ 90s अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज राइजिंग फास्ट। ऑन दिस सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट with the objective of starting ventures to provide employment to educated unemployed, यानी कि जो एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉय यानी कि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट की हुई थी। तो प्लीज़ फ्रेंड मेक अंडरलाइन दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द National Rural Employment Guarantee Act 2005, that is the NREGA।
In the year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective of creating assets through public construction activities and provide employment to one person per family of minimum 100 days to rural and urban poor as well as लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। यानी कि फ्रेंड जो नरेगा योजना है वहाँ पे एक स्कीम थी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएटिंग एसेट्स थ्रू पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी कि पब्लिक कंस्ट्रक्शन यानी कि गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन करना एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी वन पर्सन पर फैमिली, एक फैमिली में से एक पर्सन, सिंगल पर्सन को यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मिनिमम 100 डेज यानी कि 365 डेज में से 100 डेज मिनिमम काम मिलेगा या 1 ईयर के लिए, जो रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया दोनों के लिए। In 2009, Narega was a reform as a महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो 2005 में नरेगा नाम था जो योजना का, वही योजना 2009 में उनका नाम क्या कर दिया, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एंड द नेक्स्ट मेजर्स दैट इज द हाउसिंग स्कीम। तो फ्रेंड यहाँ पे जो 8th मेजर्स है फॉर दी मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, और हमने यहाँ पे अलग अलग जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की फॉर द रिडक्शन इन द पॉवर्टी जो कंप्लीट कर ली। और नेक्स्ट वन दैट इज़ द हाउसिंग स्कीम, और जो प्रीवियस जो हमने लास्ट में नरेगा विच इज़ द अंडर द गुड्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो फर्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ने जो फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज द IRDP SGSY, second one that is the wage employment scheme, third one that is the prime minister rozgar yojana, and fourth one that is the नरेगा NREGA। तो ये अलग अलग जो 4 योजनाएं थी इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट किया। एंड द 8th मेजर्स दैट इज द हाउसिंग स्कीम। फ्रेंड प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 62, और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड द ऑल द प्रोग्राम्स दैट इज़ द wage employment scheme, and the first one IRDP SGSY, and the last one that is the PMRY and NREGA। तो friend please read it। Okay friend, the next measures that is the housing scheme. In India, still a majority of poor people dwell in a semi-stable or a temporary houses। यानी कि इंडिया के अंदर आज भी मेजोरिटी ऐसे लोग हैं कि जो कहाँ पे रह रहे हैं, सेमी स्टेबल या तो जो टेम्पररी हाउसेस के अंदर, यानी कि जो कच्चे मकान है वहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं, with an objective to provide proper dwelling to poor in the year 1985-86, that is the Indira Awas Yojana।
please friend make underline that is the Indira Awas Yojana was started in the year 1985-86. आपको ईयर के साथ याद रखना पड़ेगा कि इंदिरा आवास योजना was started in the year 1985 and 1986. Was started for families below poverty line and scheduled caste, scheduled tribes. Moreover, in 2013-14, Rajiv Gandhi Yojana was implemented to improve the housing of those who reside in a huts. यानी कि जो लोग झुपड़ियों में रहते हैं या तो झोपड़े में जो रह रहे उन लोगों के लिए 2013-14 में यहाँ पे जो एक योजना इम्प्लीमेंटेड हुई, दैट इज़ द राजीव गांधी योजना. तो हमें दोनों योजना के नाम यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. The first one, that is the Indira Awas Yojana, was started in the 1985-86, and the second, that is the Rajiv Gandhi Yojana, was also implemented and started in the 2013-14 for who reside in a huts. And in urban areas also poor people reside in a slums where they are deprived of basic facilities of drinking water, toilets and electricity. यानी कि जो अर्बन एरिया के अंदर जो लोग रिसाइड कर रहे हैं पुअर पीपल इन अ स्लम एरिया, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी की. ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अ अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में जो ये ड्वेलिंग की प्रॉब्लम है, जो रिसाइडिंग की प्रॉब्लम है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है. फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अ अर्बन एरिया. तो रीज़न क्या था कि अर्बन एरिया में क्यों डिफिकल्टीज या तो जो प्रॉब्लम थे वो क्रिएट हो रही थी. तो फ्रेंड वी नो दैट द लास्ट सम ईयर द अर्बनाइजेशन इज अ मोर एंड मोर इंक्रीजेज. यानी कि आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन यानी कि जो रूरल में जो लोग रिसाइड कर रहे हैं वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट इन द अर्बन एरिया. और उससे क्या होगा कि अर्बन एरिया में अगर वो लोग आ रहे हैं तो उनसे अर्बन एरिया के अंदर जो मकान है अच्छे, वो तो या तो जो रहने के लिए जो मकान है उनकी शॉर्टेज क्रिएट होगी, क्योंकि ज़्यादा पीपल कहाँ पे आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में. फ्रॉम 25 जून 2015 फॉर अर्बन पुअर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज स्टार्टेड. तो फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग 3 योजना दी गई है. इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी योजना, दैट इज स्टार्टेड इन 2013 and 14, and the last, that is the prime minister आवास योजना was started in 2015, 25th June 2015. And the housing scheme are important for a dwelling purpose, बट साइमल्टेनियसली दे अल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. अगर समझो कि यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम में सिर्फ यहाँ पे ड्वेलिंग पर्पज़ नहीं है, ड्वेलिंग यानी कि रेसिडेंस करने के लिए हमारा पर्पज़ नहीं है, बट साथ साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होगा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. समझो कि हम कहीं पे भी कोई फ्लैट बना रहे हैं, गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है, यानी कि आवास योजना, आपने नाम सुना ही होगा. आवास योजना के फ्लैट बन रहे हैं, तो फ्लैट अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा. The next one, that is the Social Security Scheme. As a strategy to reduce poverty in India, various social security schemes were started for workers of a unorganized sector. यानी कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ्रॉम 9 मई 2015 अटल पेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच मंथली पेंशन इज पेड टू पीपल अबव 60 ईयर. यानी कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम आई, दैट इज द अटल पेंशन स्कीम. प्लीज मेक अंडरलाइन, फ्रॉम 9 मई 2015 अटल पेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड in which monthly pension is paid to people above 60 year. And under the prime minister security scheme for people in the age group 18 years to 70 years, and accident insurance of 2 lakhs was opened with the minimum premium of rupees 12. यानी कि अगर आप 12 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 2 lakhs रुपीज़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा. एंड अंडर द जीवन ज्योति स्कीम was started with the 2 lakhs life insurance policy at rupees 333 ईयरली प्रीमियम. अगर आप समझो कि जीवन ज्योति स्कीम के तहत आप अगर 330 यानी कि 330 रुपीज़ का ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी. एंड टू सेफगार्ड्स फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वॉज स्टार्टेड. तो प्लीज़ फ्रेंड मेक अंडरलाइन, टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेलियर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वॉज स्टार्टेड, दैट इज द PMFBY, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना. तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, PMFBY.
And the next topic, that is the Jan Yojana, and the Jan Yojana is the last topic this chapter. Through the financial inclusion to hit the root of poverty, an ambitious scheme प्रधान मंत्री जन धन योजना वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि पोवर्टी को कम करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट में एक योजना आई, दैट इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना, एंड दिस स्कीम बिगन्स 28 August 2014. Please friend make underline, the Jan Dhan Yojana scheme began on 28th August 2014, and on the very first day of this scheme 1.5 crores accounts were open. यानी कि जनधन योजना में हमें क्या करना है कि बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जनधन अकाउंट. और इस स्कीम जब लॉन्च हुई ऑन 28th August 2014, एंड द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस स्कीम 1.5 crores accounts were open. Until 8th Jan, the number increased to 12.58 crores, where investment of rupees 10,590 crores was generated. यानी कि फ्रेंड 28th August 2014 से लेके 8th Jan 2015 वहाँ तक 12.58 करोड़ न्यू अकाउंट इज ओपन, एंड इन्वेस्टमेंट is generate 10,590 रुपीज़ करोड़. यानी कि आप देख सकते हो कि मतलब 5 या तो 6 महीने के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया गवर्नमेंट के पास जनरेट हुआ, दैट इज़ द $10,590 रुपीज़ इन करोड़, एंड द अकाउंट इज इंक्रीज टू 12.58 करोड़. फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनधन योजना. तो यहाँ पे हम फीचर की बात करें, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग एंड फैसिलिटीज पर कैपिटा एंड रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटीज, दिस योजना वॉज स्टार्टेड, एंड द मेन पर्पज वॉज दैट द सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिलीज बाय गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू देयर बैंक्स अकाउंट. यानी कि फ्रेंड जनधन योजना का यहाँ पे जो एक हमारा जो एक मोटिव था कि सब लोग जो भी पुअर है उन सब लोगों का बैंक में अकाउंट हो. तो बैंक में अकाउंट होगा तो क्या होगा कि हम जो भी सब्सिडी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी उन लोगों को दे रहे, तो सब्सिडी डायरेक्टली क्या हो कि उन लोगों के बैंक अकाउंट में हो. और अगर बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी उनको मिल रही है तो बेनिफिट क्या होगा कि जो बीच में जितने भी लोग आ रहे थे, जो लोग कमीशन ले रहे थे, वो सब यहाँ पे बंद हो गया. एंड द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम इज दैट द बैंक अकाउंट इज ओपन विद द जीरो बैलेंस, यानी आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है. एंड आफ्टर 5 months ऑफ ओपनिंग अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 इज अवेलेबल. अगर आप आज अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आफ्टर 5 months आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन 5,000 तक की अवेलेबल रहेगी. एंड अंडर दिस स्कीम those who open account before 26 January is also benefited with the life insurance policy. यानी कि जब ये योजना लॉन्च हुई थी जनधन योजना ऑन 28 August 2014, और वहाँ से लेके एक डेट यहाँ पे आ गई थी 26 Jan 2015. तो अगर आप 26 जनवरी 2015 के पहले इस अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको और यहाँ पे एक बेनिफिट मिलेगा, दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. And the Prime Minister Jan Dhan Yojana is a prominently a scheme for overall financial inclusion. On another hand, it is directly on a poverty by providing microfinance and banking facility. तो उससे क्या होगा कि poverty hits directly poverty, यानी कि जो poverty है वो क्या हो सकती है, यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है. तो फ्रेंड हम यहाँ पे बात करें तो हमने जो पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 जो कंप्लीट कर लिया यहाँ पे. और चैप्टर नंबर की 5th की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, देन नेचर, इंडिकेटर्स जो अलग अलग 11 इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया. एंड देन द नेक्स्ट वन दैट इज़ द कोजेज ऑफ पॉवर्टी. और कोजेज में हमें पता है कि हिस्टोरिकल रीजन से कोजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की थी, सोशल रीजन्स एंड अदर रीजन्स. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, और उनके अंदर हमने जो फर्स्ट वन दैट इज़ द टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वन दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द थर्ड one that is the unorganized sector, use of a appropriate tax policy, rise in a human capital investment,
goods and service at a reasonable price. And the next one, that is the employment programs. And in employment program also 4 programs is also put, that is the IRDP, SGSY, and wage employment scheme, Prime Minister Rozgar Yojana, and National Development Employment Guarantee Act, that is the NREGA 2005. And then housing scheme, social security scheme, and Jandan Yojana. And now we can try to solve the MCQ in your exercise, that is the choose correct option for the following questions. The first one, that is the how many minimum daily calories per person per day decide by Indian Council of Medical Research. तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इमेजिन करो कि क्या यहाँ पे आंसर होगा। कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो यहाँ पे कैलोरीज दी हुई थी मिनिमम डेली कैलोरीज पर पर्सन पर डे, वो कितनी थी। तो आप यहाँ पे ट्राई करो पहले कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर होगा, and then I will give you answer. Please friend think it. Okay friend, in this question there are two answer, that is the A and D. यानी कि 2100 जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी फॉर अर्बन एरिया एंड 2400 कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर दी रूरल एरिया। तो दो आंसर है, यानी कि आप ए या तो डी कोई भी लिखो तो भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अर्बन या तो रूरल एरिया का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया हुआ है। The second MCQ, that is the what amount of rupees are decided by Tendulkar committee in year 2011-12 for deciding poverty line in a urban area। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अर्बन एरिया एंड तेंदुलकर कमिटी। तो क्या होगा आंसर, प्लीज थिंक इट विद इन अ 15 सेकेंड एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू आंसर। Okay friend, answer is a C, that is the 1000 rupees. The third MCQ, that is the which state has the lowest poverty in the year 2013 in इंडिया, यानी कि सबसे कम पॉवर्टी कौन से स्टेट में थी। तो शायद आपको पता ही होगा इजीली। द आंसर इज द गोवा। एंड द फोर्थ MCQ, that is the according to all estimates for their 2011-12 which of the following states falls in the category 30 to 40% poverty। तो 30 to 40% पॉवर्टी का जो क्लास था उस क्लास के अंदर यहाँ पे कौन सा स्टेट आ रहा है आपको डिसाइड करना है, वन देन आई विल गिव यू आंसर। द आंसर इज द ऑप्शन डी, दैट इज द ओडिशा। एंड the last MCQ, that is the what is the percentage of malnourished people in India in the year 2014-16। Please friend think the answer for this MCQ। Okay friend, the answer, that is the 15.2% malnourished people in India in 2014 and 16। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 5। और आपके जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उनके सिलेबस में भी हमने जो चैप्टर रखे दैट इज़ द 1 to 5 चैप्टर। तो यहाँ पे 5th तक तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपको पता होगा कि शायद चैप्टर नंबर 1 इज अ चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द रिमेन्स हाफ या तो थोड़ा ज़्यादा चैप्टर शायद बाकी होगा, 2-3 क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 सब चैप्टर कंप्लीट कर दिए, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो 3 या तो 4 क्वेश्चन जो भी होगा वो हम अब नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।